गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अध्याय उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया। उसमें स्पष्ट किया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार से होता है, और आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे आज की कक्षा में कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको घर बैठे मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण शक्तियाँ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार। तीनों ही नाम से जाना जाता है, जो भी उपयुक्त लगे आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो एक ही है, मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। आप कल्पना करिए, सोचो कि हमारा संपूर्ण भारतवर्ष, जिसके आज 28 राज्य हैं, हमारे इतना भौगोलिक दृष्टि से विशाल राष्ट्र है, इतना जनसंख्या की दृष्टि से विशाल राष्ट्र है और विभिन्न धर्मावलंबी काफ़ी कुछ विविधता वाला देश है। हर राज्य का जो गठन है लगभग भाषा के आधार पर हुआ। तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक है कि इतनी विविधता वाले देशों में राज्यों के मध्य विवाद हैं या राज्यों का भारत सरकार के मध्य विवाद है, तो विवाद तो होने तय हैं। इन विवादों का समाधान कौन करेगा, इन विवादों का हल कौन ढूंढेगा। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पहला और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हमारे जितने भी भारत सरकार और राज्यों के मध्य विवाद हैं, उनकी सबसे पहले मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार के तहत उसकी सुनवाई होती है। तो इसमें किस प्रकार से है, प्राय 3 प्रकार से विवाद की सुनवाई होती है। एक एक करके मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, पहला है ऐसा विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो, भारत सरकार मतलब हमारी केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरफ तो हमारी भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकारें हो सकती हैं। अब एक भी हो सकती है और एक से अधिक राज्य की सरकारें भी हो सकती है। उनके मध्य ऐसा कोई विवाद हो तो उस मामले की सुनवाई कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट। समझ गए आप? एक बार रिपीट करता हूँ कि एक तरफ हमारी भारत सरकार है और दूसरी तरफ भारत सरकार के जो विरोधी पक्ष में रूप में एक राज्य की सरकार भी हो सकती है और एक से अधिक राज्यों की सरकार भी हो सकती है। अगर कोई विवाद समान है सबका तो एक से अधिक भी राज्य हो सकते हैं, तो वो सब राज्य पर से भारत सरकार का मामला कहाँ सुनवाई होगी, हमारे सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा ये है कि ऐसे मामले हैं जिसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें वर्सेस एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारों के मध्य भी विवाद हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। आप देखेंगे सीमा विवाद है, या फिर आप देखेंगे जल से संबंधित या नदी जल बंटवारे के संबंध में जो विवाद है वो भी हो सकते हैं। हम सभी को पता है कि जिस प्रकार से गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो सीमा विवाद है, ठीक है, इस प्रकार से पूर्वोत्तर के कई राज्यों की सीमा विवाद है। या फिर अपन समझते हैं पानी के लिए आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में देखा होगा पंजाब हरियाणा हमारा राजस्थान का विवाद, नर्मदा नदी परियोजना का है, इसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मध्य है कोई विवाद। तो इस प्रकार के जो भी विवाद होते हैं, किसी भी प्रकार के राज्यों के विवाद होते हैं, उनका भी न्यायालय सुनवाई करता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये हो गए। तीसरा जो है वो है भारत सरकार तथा भारत सरकार के पक्ष के साथ कुछ राज्य सहमत हैं, तो भारत सरकार प्लस एक या एक से अधिक राज्य भारत सरकार के साथ है वर्सेस एक या एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। बात समझ आ गई आपको? यानी भारत सरकार और भारत सरकार के जो पक्ष है उसके साथ कुछ सहमति रखने वाले कुछ राज्य जो भारत सरकार के साथ हैं वर्सेस बनाम एक या एक से अधिक राज्य। ऐसे मामलों की सुनवाई कौन करेगा,
हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो हमने समझे 3 प्रकार के विवाद। पहला, भारत सरकार वर्सेज एक या एक से अधिक राज्य। दूसरा, जिसमें भारत सरकार नदारद रहती है। राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं जिसमें एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, अर्थात एक या एक से अधिक राज्य वर्सेज एक या अधिक राज्यों की सरकार है। तीसरा, भारत सरकार व एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें वर्सेस एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें। ऐसे जो विवाद होते हैं ये प्राय देखे जाते हैं किसमें, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। समझ में आ गया? बहुत आसान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये था हमारा मूल एवं आरंभिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला है रीट अधिकारिता। देखो बच्चों, थोड़ा पीछे जाइए। हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, सबने बिल्कुल पढ़े। उसमें आपको पता है 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। इनको कोई भी छीन नहीं सकता, राज्य भी छीन नहीं सकता, कोई व्यक्ति भी छीन नहीं सकता। ये हमारे जीवन के लिए मौलिक कानून है, हमारे जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। लेकिन कल्पना करो कि कोई हमारे इन अधिकारों को छीन ले या हमारे इन अधिकारों का शोषण करे या हनन करे, तो हम न्यायालय की शरण में जाते हैं ना। आपने सभी ने पढ़ा होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, सबको याद है? तो देखो, इसके तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। आपने पढ़ी होगी, बिल्कुल याद आ रहा होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा। 5 प्रकार की रीटों के बारे में आपने मौलिक अधिकार वाले अध्याय में हम सब पढ़ के आए। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ तो आप समझ लीजिए कि क्या है। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उस व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वे बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले कारणों को विचार कर सकें तथा ये जाने कि क्या उस व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया क्या सही बनाया गया है या गलत बनाया गया। अगर गलत है तो तुरंत उसको रिहा कर दिया जाए और सही है तो उसको फिर अंदर रखा जाए। तो ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जिसको बंदी बनाए उसका प्रत्यक्ष करो अथवा उसको सामने पेश करो, हैबियस कॉर्पस जिसको कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा परमादेश यानी परम आदेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, अपने जो भी सार्वजनिक उत्तरदायित्व उनका निर्वाह नहीं करता है, तो इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश जारी किया जाता है कि आप अपने अधिकारों, अपने जो कर्तव्य उनका पालन करिए। ठीक है, ये कहलाता है परमादेश। अगला है प्रतिषेध लेख, यानी यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय अर्थात जो भी अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण हैं उनको जारी किया जाता है। और इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अर्थात जो अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करते हैं उनके लिए ये प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। अगला है उत्प्रेषण। इसमें यह होता है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास जो भी लंबित मुकदमा है उसे न्याय निर्णय के लिए उसकी ऊपरी अदालत अथवा वरिष्ठ न्यायालय में उस मामले को भेजें। जो भी उसका मामला है वो अपने पास मंगवा देना, अर्थात जो ऊपरी कोर्ट है वो निम्न न्यायालय से वो अपने पास मामले को मंगवा देती है। ये कहलाता है उत्प्रेषण। 5वां है अधिकार पर्चा लेख, यानी जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का या उसे वैधानिक अधिकार कोई है ही नहीं, यानी कोई ऐसे व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है जो उसको अधिकार है ही नहीं, तो न्यायालय अधिकार पर्चा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से ये पूछता है कि वह किस अधिकार से वे कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक वह कार्य नहीं कर पाता है। तो सोचिए, ये 5 महत्वपूर्ण लेख हैं, रीट हैं, इनके माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व निभाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। स्पष्ट हुआ? ये था हमारा रीट अधिकारिता। अगला है महत्वपूर्ण कार्य अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अपील करने का हमारा अधिकार। किस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब देखिए, अपील कई मामलों से होती है जुड़ी हुई, संवैधानिक मामलों से भी अपीलें होती है जुड़ी हुई,
सिविल मामलों से भी अपील जुड़ी हुई होती है, फौजदारी मामलों यानी क्रिमिनल मामलों से भी अपील होती है, और कुछ विशेष अनुमति वाली भी अपील हो सकती है। तो सोचिए किस प्रकार के अलग अलग जो अपीलें होती हैं जारी की जाती है। हम एक एक करके इनको भी स्पष्ट करते हैं। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले संवैधानिक विषयों से जुड़ी कोई अपीलें। देखो, हमेशा किसी भी मामले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई राज्य में, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में संविधान की व्याख्या या संविधान से संबंधित कोई प्रश्न है या विधि का ऐसा कोई सारमय प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न की फिर हम आगे अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए, यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे, यानी हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारमय प्रश्न अंतर्निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अर्थात आप ये समझेंगे कि ऐसा कोई विवाद है जिसमें हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें संविधान की व्याख्या करना अति आवश्यक है, अर्थात कानून का ऐसा कोई प्रश्न इसमें अंतर्निहित है, ये इसमें हमें बिल्कुल व्याख्या करने की अति आवश्यकता है, तो फिर उसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अब आपके समझ में आना ये जरूरी है कि विधि का सारमय प्रश्न बोलूं या सारमय प्रश्न बोलूं, सारवान बोलूं, एक ही बात है। ये होता क्या है तो समझिए, यदि किसी प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद है तथा उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय न दिया गया हो, अर्थात हमारे जितनी भी हाई कोर्ट है सब हाई कोर्ट से अलग अलग प्रकार के उसमें निर्णय दिए गए, सब उस प्रश्नों पर अलग अलग निर्णय दिए गए और अब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी प्रकार का डिसीजन नहीं दिया है, तो फिर उस पर अपील की जा सकती है। या फिर यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में हाई कोर्ट के निर्णय के विपरीत निर्णय दिया है, अर्थात किसी हाई कोर्ट ने उस प्रश्न पर कोई निर्णय दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के विपरीत निर्णय दे दिया हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अपीलीय, माफ कीजिएगा, संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील है। स्पष्ट हुआ? ये कहलाती है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। अब अगला है कि सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें, सिविल बोलें या दीवानी बोलें। अब इसमें आप देखेंगे कि सिविल मामलों में आप देखेंगे कि विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, संपत्ति है, ये सब मामले किस में आते हैं? सिविल में। इनको प्राय दीवानी मामलों से भी जाना जाता है। तो इसके तहत क्या होता है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित कोई सारपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है, इसमें फिर वो इस आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है। तीसरा है फौजदारी मामलों से जुड़ी अपीलें। फौजदारी यानी क्रिमिनल, आपराधिक क्षेत्रों से जुड़ी कोई मामले होते हैं, वो किस में होते हैं? फौजदारी में। देखो, यानी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो, प्राण दंड दे दिया हो, आजीवन कारावास दिया हो, तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो ऊपरी अदालत में अपील करें, क्योंकि न्यायालय ये मानकर चलता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिसने कभी गुनाह किया ना हो। क्या पता कब वो निर्दोष साबित हो जाए, इसलिए ये पूरी उसको अधिकार मिलता है कि वो ऊपरी अदालत में अपील करे। तो देखिए, यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति के उन्मुक्ति या आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो, तो भी उसका अधिकार बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग अपने पास विचारार्थ मंगवाकर अभियुक्त को प्राण दंड दे दिया हो, यानी हाई कोर्ट ने किसी लोअर कोर्ट से मामले को अपने पास मंगवाकर उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को प्राण दंड दे दिया हो, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तीसरा है कि अगर हाई कोर्ट है ये प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विचार के योग्य है, तो भी अपील की जा सकेगी। तो ये सब किसमें होती है? क्रिमिनल मामलों में। चौथा है विशेष अनुमति की अपीलें, अर्थात उपरोक्त तीन यानी संवैधानिक मामलों से जुड़ी अपीलें, सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें और फौजदारी मामलों से जुड़ी अपीलें, इन तीनों के अलावा कोई विशिष्ट परिस्थिति ऐसी बन गई है तो इसके तहत किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती हैं। ये होगी 4 प्रकार की अपीलें। स्पष्ट हुआ? यह था हमारा सुप्रीम कोर्ट का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, जिसको कहा जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगला है हमारा चौथा महत्वपूर्ण कार्य, सलाहकारी अधिकारिता। संविधान का अनुच्छेद 143 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान की गई है, यानी
हमारी कार्यपालिका को जब भी ऐसा कोई लगे कि ऐसा कोई तथ्य या ऐसा कोई विधि का प्रश्न उपस्थित हो गया है जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी है, तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, बकायदा राष्ट्रपति के मार्फत ही पूछा जाएगा। तो यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, अब राष्ट्रपति को प्रतीत होना मतलब हमारी मंत्रिपरिषद को प्रतीत होना, ठीक है, कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो गया है या होने की संभावना है, तो ऐसे समय वह सर्वोच्च न्यायालय से राय लेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद जो भी ठीक समझता हो राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। अर्थात राष्ट्रपति के माध्यम से ही पूछा जाएगा कि इस पर आपकी क्या राय है, हमें सलाह दीजिए। अब सलाह देने से मना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो प्रश्न राजनीतिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, राजनीतिक प्रकृति का नहीं होना चाहिए। जो भी विधि का प्रश्न है बकायदा सलाह देंगे, प्रतिवेदित करेंगे। फिर ये जरूरी है कि उस सलाह को मानना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो पूछ सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जानेगा कि ये प्रश्न है वो किस प्रकार की प्रकृति का है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि एक बार हमारी सरकार ने पूछ लिया, ये बहुत पुरानी बात है, कि सुप्रीम कोर्ट से ये प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि क्या अयोध्या में कभी राम मंदिर था। अब ये कोई प्रश्न कोई कानूनी व्याख्या से संबंधित नहीं है, लेकिन पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे ढंग से पूछा, जवाब दिया उसका कि माननीय इसकी जानकारी आप स्वयं अपनी भारत सरकार की जो पुरातात्विक जो विभाग है उससे इसकी जानकारी लेकर आप पता करिए, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि मंदिर था या नहीं था। खैर वो बात वो अलग है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आ गया है उस राम मंदिर पे, वो खैर अलग मैटर, लेकिन ये पुराना मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस उसको रिटर्न कर दिया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस प्रकार से तो आपको समझना चाहिए कि राजनीतिक प्रकृति का कोई प्रश्न है उस पर राय नहीं देता है। समझ गए? तो ये हो गई सलाहकारी आधिकारिता। पांचवा है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय मतलब रिकॉर्ड। देखिए आर्टिकल 129 ये स्पष्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय यानी जजमेंट, ऑर्डर और डायरेक्शन यानी निर्णय, आदेश और निर्देश आदि स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयुक्त कर सकेंगे। और प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वे अभिलेख न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को विधि माने। बात समझ में आई? कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट है, जो भी ऑर्डर है, जो भी डायरेक्शन है, उन सबको एक स्मृति के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे। और जितनी भी लोअर कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट उन सभी ऑर्डर को, जजमेंट को अपने पूर्व उदाहरणों को आधार बनाते हुए सब प्रकार के निर्णय करें। ठीक है, जो भी उसको निर्णय देना है वो उसके आधार पर करें, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं करें। ये कहलाता है हमारा अभिलेख न्यायालय। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने समझा हमारे सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण शक्तियाँ। तो हमने 5 प्रकार की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के विवाद है उनका समाधान होता है। रीट अधिकारिता, जिसमें 5 प्रकार की रीटों के बारे में समझा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। फिर हमने अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में समझा कि संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें, फौजदारी मामलों से जुड़ी अपीलें और विशेष अनुमति की अपीलें, 4 प्रकार की अपीलें की जाती हैं। और फिर हमने आर्टिकल 143 के तहत सलाहकारी अधिकारिता, जिसमें हमारे राष्ट्रपति के मार्फत सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की विधि या तथ्य पर प्रश्न पूछा जा सकता है, उसकी सलाह ली जा सकती है। ठीक है, और लास्ट हमने देखा अभिलेख न्यायालय, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट हैं, जो भी निर्देश हैं, आदेश हैं, वो एक सुरक्षित स्मृति के रूप में रखे जाएंगे और जितनी भी लोअर कोर्ट है उसको एक प्रेरणा मानते हुए, उसको स्रोत मानते हुए, विधि का आधार मानते हुए उसके अनुसार अपने जजमेंट देने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण शक्तियाँ।